नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून पर मैं हूं इस शो यानी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद आरजे गौरव का होस्ट और आप सभी का दोस्त गौरव। और मेरे साथ आज फिर से होने वाले हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो कि अपने आप में हर क्षेत्र में एक अच्छा अनुभव रखते हैं। ये है दयाल सिंह पंवार सर। ये एक कवि भी हैं और एक अच्छे टीचर भी हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका बड़ा एक अच्छा अनुभव हम कह सकते हैं दोस्तों। तो आइए बिना किसी देरी के, बिना लंबी चौड़ी भूमिका के सर से बातचीत का सिलसिला जो है शुरू करें। सर से ही जानेंगे हम कि आखिरकार सर क्या हैं, कैसे उनके जीवन की शुरुआत हुई, क्या था, अभी क्या कर रहे हैं, सब हम आप सबकी जिज्ञासाएं आज दूर करने वाले हैं इस इंटरव्यू के दौरान। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे आज के इस बहुत खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब सर आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। कौन है आप, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? तो मेरा नाम, मैं डॉक्टर दयाल सिंह पंवार, ऐसा मेरा नाम है जी। और उत्तराखंड में ही मेरा जन्म हुआ और उत्तराखंड में जन्म लेने के लगभग 6 वर्ष बाद माने 1977 में मैं दिल्ली आ गया था पढ़ने के लिए। जी। और दिल्ली में अधिकांश मेरा अध्ययन हुआ वो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन BRA में हुआ। परंतु पहली एक कक्षा जो प्रारंभ में मैं पढ़ने गया वो सेवा कुटीर में प्रसिद्ध एक दृष्टिबाधित बंधुओं के लिए विद्यालय है, उसमें मेरी पहली कक्षा वहीं हुई। तो ऐसा करके वहाँ से 12वीं कक्षा BRA से पास करने के बाद फिर मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ने गया। वहाँ मैंने संस्कृत ऑनर्स किया। उसके बाद वहीं MA भी किया, BEd भी किया। BEd करने के बाद MA करने के बाद फिर MA करते करते मेरा दिल्ली प्रशासन में अध्यापक के लिए मेरा चयन हो गया था। और मैंने दिल्ली प्रशासन में 10 वर्ष सरकारी सेवा करने के बाद फिर मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग में मेरा चयन हुआ। और शुरू में वहाँ लेक्चरर उस समय बोलते थे, एज ए लेक्चरर मेरा चयन हुआ था। अब मैं व्याकरण विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर, तो हम लोग सहाचार्य ऐसा बोलते हैं। तो कुल मिला के एक व्याकरण विभाग में मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो इस हिसाब से तो दोस्तों आज बहुत कुछ चीजों का ध्यान रख करके इस शो में चलना होगा। एक एक चीज को बिल्कुल पकड़ करके सर जो है नजरअंदाज भी नहीं करेंगे। तो सर आपके बचपन की शुरुआत जो है किस तरीके से हुई? यहाँ पहाड़ी इलाके के 6 वर्ष किस तरीके से बीते? ऐसा है कि अनुभव में ऐसा आता है कि प्रायः सबको अपना इतिहास बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन का इतिहास तो स्वर्णिम होता है। उस समय ने क्योंकि बहुत छोटी अवस्था में मैं दिल्ली आ गया था और उन दिनों ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता था कि वो छोटी अवस्था में दिल्ली पढ़ने के लिए, माने छोटी अवस्था में उनको पढ़ने का अवसर मिल जाए। क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता बाद में चलता था कि दृष्टिहीनों के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए भी विद्यालय होते हैं। परंतु मुझे इसका लाभ हुआ कि मेरे और बड़े भाई भी थे, वो दृष्टिबाधित थे। तो उनके नाम पर दिल्ली में एक आनंद सिंह स्मारक खेल एवं सांस्कृतिक समिति करके एक समिति भी है जो 25 वर्षों से काम कर रही है। और उसका लाभ मुझे ये हुआ कि मैं बचपन में ही मुझे पढ़ने का अवसर मिला और 23 वर्ष में ही मेरी स्कूल में नौकरी लग गई। तो ऐसा प्रायः कम होता था उन दिनों में, परंतु अब तो सब जानते हैं दृष्टिबाधित बंधुओं के अध्ययन के लिए स्थितियां हैं, इसलिए छोटे बच्चे भी अब स्कूलों में पढ़ने आते हैं, खूब पढ़ते हैं। तो ऐसा उसका लाभ मुझे उस समय भी हो गया। तो सर अब जो है आप लेट VI हुए या फिर बाय बर्थ है? जी, वही मैंने बताया कि जन्म से ही मुझे दृष्टि बाधा थी और जन्म से ही दृष्टि बाधा थी। जो पिछला प्रश्न कोई खास वजह कर रही? नहीं, वो तो अब कहे नहीं, वो कुछ उसके लिए कोई वजह नहीं थी। बस जैसे कुछ अब नसों में कुछ अंदर कुछ होगा तो वो अलग विषय है। तो वैसे कोई कारण ऐसा नहीं कह सकते कि वो दृष्टि बाधा का क्या कारण रहा होगा। जी। तो सर आपकी हॉबीज और शौक क्या क्या रहे? हाँ, मेरा जो हॉबीज रही, वैसे मुझे पढ़ने लिखने में ज्यादा आनंद आता था, अभी भी आता है। हालांकि सामाजिक गतिविधियों में काम मैं करता हूँ खूब अधिक, परंतु अध्ययन अध्यापन मेरी रुचि के पहले भी विषय थे और अब भी है। उनके साथ साथ हम लोग किताबें पढ़ने का जो शौक था वो तो प्राथमिक था ही। तो उसमें उसके साथ साथ फिर कविताएं लिखना, उसके साथ साथ थोड़ा बातचीत करना और इसके अतिरिक्त ऐसा कह सकते हैं कि कुछ अलग प्रकार के खेल भी खेलना,
जो इंडोर गेम्स थे उनमें हम लोग उसमें ज्यादा रुचि होती थी जी। तो उसमें हालांकि मैं शतरंज तो नहीं खेल पाया, पर शतरंज का हम लोग आयोजन करते हैं तो खेल उस समय ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में जो खेल आते थे उसमें लूडो और उस समय के इस प्रकार के जो खेल है, बल्कि ताश भी खेलों में सम्मिलित था जी। तो उसमें भी बड़ा आनंद आता था। तो खेल में भी समय समय पर हर चीज में अपनी रुचि, ऐसा कह सकते हैं कि विभिन्न विषयों में रुचि तो रही, प्रधान रूप से पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि रही। जी सर, आपने कविता बोला, बहुत सारी चीजें बताई। शौक क्या क्या रखे आपने? शौकिया तौर पर क्या क्या काम किए, क्या क्या? नहीं, वो शौकिया तौर पर तो यही था, परंतु उसके बाद क्या हुआ कि इसी का परिणाम ऐसा हुआ कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि जो अपने बंधु लोग हैं वो, क्योंकि बीआरए में एक विशेषता थी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की कि वो अपने विद्यार्थियों को कॉम्पिटिशन्स में भेजते थे बीआरए वाले, और हम लोगों को सामान्य लोगों के साथ जो कंपटीशन होता था वो विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जी। क्योंकि सामान्य लोगों के साथ कंपटीशन में शुरू से ही, मतलब 5वीं 6वीं कक्षा से ही, 6ठी कक्षा से ही ऐसा अवसर मिलता था, बल्कि बच्चों को भी भेजते थे बीआरए वाले, अभी भी भेजते होंगे। तो वो उसके कारण से हम लोगों में बाद में जाकर ऐसी रुचि उत्पन्न हुई कि हम लोगों ने भी जो आनंद सिंह स्मारक खेल एवं सांस्कृतिक समिति की मैं बात कर रहा था, उसके माध्यम से पूरे दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करना, और उसका हम एक उद्देश्य रखते थे कि रखते हैं अभी भी कि इससे दृष्टिबाधित और सामान्य जो और लोग हैं उन सब में एक प्रकार की, ऐसा कहना मैं चाहता हूं कि इंक्लूजन की जो भावना थी उसको अधिक विकसित करना, ये हमारा उन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य था जी। कि दृष्टिबाधितों को भी ऐसे अवसर मंच मिले जहां वो दृष्टि वाले जो बंधु अपने हैं उनके साथ वो प्रतियोगिता कर सके और उनका आत्मविश्वास अधिक प्रबल हो सके। तो संस्था के माध्यम से अभी भी जो बहुत डिबेटर्स निकले हैं और म्यूजिक के क्षेत्र में भी उनको बड़ा, लोगों को बहुत प्रोत्साहन हुआ। इसी प्रकार से ऐसा सामाजिक गतिविधियों, जो हमारा बचपन आगे का शौक था वो सामाजिक गतिविधियों के रूप में विकसित हो गया जी। तो सामाजिक गतिविधियों का हमको जो लाभ हुआ, तो हमारा उद्देश्य ये था कि सामाजिक गतिविधियों का लाभ अपने इन बंधुओं को भी हो सके, ऐसा हमारा वो उद्देश्य। उसी को लेकर वही जो बचपन में हम लोगों का ये भावना जो हम लोगों में डाली गई वो बीआरए के माध्यम से, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के माध्यम से, तो वो भावना अभी हम लोगों में, उसी के बल पर हम लोग आगे आजकल भी अपना काम आगे बढ़ाते हैं जी। और समाज में जो अपने बंधु लोग हैं उनका किस प्रकार से अधिक विकास हो सकता है, उनका कैसे उत्साहवर्धन हो सकता है, वो हम लोग कोशिश करते हैं। तो वो भी एक शौक का ही परिणाम है। तो ये सब कुछ रहा, तो आपने कविताओं की बात की और वैसे भी आपका साहित्यिक क्षेत्र में काफी रुझान है। एक कविता अगर हम यहाँ पर सुनते चलें सर आपसे। अब कविता का तो ऐसा है कि मैं कविता जो लिखता हूँ वो राष्ट्रीय भावनाओं पर भी लिखता हूँ, और अभी एक जो विषय आया अंत में हमारे यहाँ अयोध्या को लेकर जो एक सामान्य अच्छा भाव तैयार हुआ बाद में जाके, उसको लेकर भी मैंने कविता समय समय पर जब जब जो जो अवसर आए उसके हिसाब से कविता लिखी। परंतु मेरी कविता का जो मुख्य स्वर है वो ओज है, और उसमें भी विशेष रूप से राष्ट्रीय भावना जी। अब मैं आपको कौन सी कविता सुनाऊं, ये थोड़ा सा, चलिए एक कविता है जो कि वास्तव में मुझे भी अपनी वो कविताओं में वो कैसी कविता, मतलब कैसे निकल पड़ी, मेरे लिए भी आनंद का विषय था। वो कविता मध्य प्रदेश की 6ठी कक्षा की पुस्तक में संकलित की गई थी, हिंदी की पुस्तक में जी। तो ऐसा है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है करके एक कविता है। तो उसमें मैंने चर्चा की है कि भूमंडलीकरण के युग में अब अपनी पहचान कहाँ है, आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। बहुत बढ़िया कविता है सर ये। फिर भूमंडलीकरण के मद में हम सब कैसे झूम रहे हैं, टीवी टेलीफोनों से ही सारी दुनिया घूम रहे हैं। साक्षरता का आंदोलन है, चिंतन का विस्तार कहाँ है, जन जन में जो फैल रही उस शिक्षा में संस्कार कहाँ है, और बड़ी बड़ी बहसों में बोलो अमित शास्त्र का ज्ञान कहाँ है, आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो उसमें महानगर में गगन चूमते ऊंचे ऊंचे भवन खड़े हैं, महानगर में गगन चूमते ऊंचे ऊंचे भवन खड़े हैं, और बड़े बड़े भवनों में झांके तो टूटे परिवार पड़े हैं। टीवी टेलीफोन बज रहे पर आपस में बात बंद है, और अब की कविता जैसे ही इन परिवारों का छंद भंग है, और जन्म जन्म के बंधन वाला बोलो दैव विधान कहाँ है, आओ खोजें
खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। कविता को आगे बढ़ाते हैं। जी। यंत्रों की ताकत में बोलो मंत्रों का मृदु घोष कहाँ है, और धन से कोष भरे हैं लेकिन फिर भी वह संतोष कहाँ है, और राजनीति की कूट चाल में जन सेवा का भाव कहाँ है, राम राज में जरा बताओ केवट की वह नाव कहाँ है, और कितने ही अपहरण हो रहे किंतु कहो हनुमान कहाँ है, आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। फिर कवि कुलगुरु की पावन प्रतिभा का वह मृदु संस्कार कहाँ है, फूहड़ गीतों में खोया जो वह मधुरस श्रृंगार कहाँ है, और शासन को आंदोलित कर दे कविता की वह धार कहाँ है, और भोजराज की कविता वाला वह वैभव विस्तार कहाँ है, तुलसी सूर निराला दिनकर और रहीम रसखान कहाँ है, आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। और उसकी अंतिम 4 पंक्तियां जिसके लिए सारी कविता लिखी कि भूमंडलीकरण जो इस समय चल रहा है जी, ग्लोबलाइजेशन, तो भूमंडलीकरण के युग में यदि अपनी पहचान नहीं है, भूमंडलीकरण के युग में यदि अपनी पहचान नहीं है, राष्ट्र भक्ति और स्वाभिमान का यदि जीवन में स्थान नहीं है, यदि यांत्रिक जीवन में अपनी परंपरा का मान नहीं है, तब तो यह सचमुच इंडिया है, भारत हिंदुस्तान नहीं है जी। तब तो यह सचमुच इंडिया है, भारत हिंदुस्तान नहीं है। तो ये कविता मैंने, बहुत बढ़िया कविता थी सर, और बहुत प्रसिद्ध भी हुई है कई बार। प्री बोर्ड्स के टाइम में भी जो है टीचर्स मैंने बहुत देखा, क्योंकि मेरा ये रहा कि मैंने बहुत राइटिंग की है प्री बोर्ड में लोगों की। वहाँ पर VI जो है राइटर्स रखे जाते थे सर NIVH में, जब बच्चों की प्रैक्टिस वगैरह करवाई जाती थी ना बोर्ड के लिए। तो कई जगह जो है कविता देखने में खूब आई है इधर उधर बुक्स में, और बच्चों ने भी प्रोग्राम्स में प्रेजेंट की, और आपसे भी शायद इससे पहले भी सुनी। तो बहुत मतलब एक सीख देती हुई कविता है ये, काफी मजा आया इसको सुनकर। और सर उसके बाद का अगर जो मैं बात करूं सर, उस टाइम में जैसे हम पढ़ाई करते थे लेकिन इतना सब कुछ नहीं था। आजकल तो जैसे भाई मोबाइल है, ऑडियो भी धीरे धीरे क्या अच्छे मात्रा में तैयार हो जाते हैं, टेक्स्ट में बुक्स मिल जाती हैं, मशीनीकरण है, खूब जल्दी जल्दी प्रिंट होता है। तो उस टाइम में आपको पढ़ने में क्या क्या दिक्कतें आती थी, थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं इस बारे में। तो हाँ, उस समय ऐसा एक विशेष परिस्थिति तो थी। आगे NIPVD जो आपका संस्थान है उसकी कृपा से हम लोगों को कुछ किताबें बाद में मिलने लगी, परंतु BRA में हमको एक क्लास में अगर हम 14-15 विद्यार्थी थे तो एक ही प्रति होती थी। विज्ञान का एक सामाजिक अध्ययन की एक किताब है, तो उसमें हम लोग हम समय बांटते थे कि जैसे 3:30 बजे से छुट्टी के बाद मैं वो किताब पढ़ूंगा। तो ऐसे हम लोगों का समय बढ़ता था कि जो एक ही किताब होती थी उस किताब को हम आपस में बांटते थे। तो ऐसे 14-14, 15-15 विद्यार्थी। फिर उसमें एक और समस्या भी आती थी कि जो इस प्रकार की एक ही किताब रहती थी, कभी कभी जो होशियार बच्चे भी हो सकते थे या कोई ऐसे बच्चे उन किताबों को परीक्षा के समय में गायब भी कर देते थे। तो वो एक किताब रहती थी, वो भी गायब, तो बड़ी समस्या होती थी। तो ये इस प्रकार की समस्याएं आती थी। फिर उसके बाद 6ठी कक्षा में जब हम लोग गए तब NIPVD से हिंदी का कोर्स आने लग गया। उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग 9वीं 10वीं में गए तो कुछ और किताबें हम लोगों को उपलब्ध होने लगी, परंतु फिर भी समस्या ऐसी थी। फिर समय कैसे टेप रिकॉर्डर से भी पढ़ते थे, तो टेप रिकॉर्डर भी एक क्लास में 1-2 ही होते थे। कुछ लोगों की क्षमता अपनी होती थी खरीदने की, हम लोग तो सामान्य रूप से समर्थ परिवारों से नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों के पास मुझे किसी तरह से 10वीं कक्षा में एक रिकॉर्डर जरूर मेरे बड़े भाई साहब से मिला था, तो उसका मैंने प्रयोग कॉलेज तक किया। तो वो रिकॉर्डर में हम लोगों को किसी मेरे मित्र ने मुझे 10-15 कैसेट उपलब्ध कराए थे, उसमें मैंने हिंदी की या इंग्लिश की रिकॉर्डिंग कराई थी। ऐसा हम लोग थोड़ा कभी कभी ये भाव भी रहता था कि हम इंग्लिश की रिकॉर्डिंग हम कराएंगे, हिंदी की रिकॉर्डिंग कोई अन्य कराएगा, संस्कृत की कोई और कराएगा, तो एक दूसरे से मिलके उसका एक परिणाम भी होता था। अभावों के अपने, जब व्यक्ति अभाव में रहता है तो हर चीज के जैसे 2 पक्ष होते हैं, तो उसका भी एक सकारात्मक पक्ष ये जरूर था कि अभावों में सहयोग की भावना अधिक बढ़ती थी। कुछ अपवाद तो होते हैं, जैसे मैंने कहा कि किताब कोई छिपा लेता था या चोरी कर लेता था, वो 1-2 अपवाद तो ऐसे होते थे, परंतु लोगों का सहयोग का भाव तो रहता था। आपस में एक किसी के पास कोई और रिकॉर्डिंग है तो वो दूसरे को देता था, दूसरे के पास कोई और होती थी तो वो पहले को देता था। इस प्रकार का जो विनिमय था वो रहता था। नोट्स वगैरह का कैसे करते थे सर आप, किस तरीके से तैयार करते थे उस समय? नोट्स ऐसा होता था कि हम लोग, हाँ, ये मैं आपको एक बात और रोचक बताना चाहता हूँ कि वो विद्यार्थियों को अभी भी काम आ सकता है। तो इसको ऐसा होता था कि हम लोग, जैसे राजनीति विज्ञान की किताब है, तो हम लोग राष्ट्रपति
की शक्तियां अगर हम उसमें कर रहे हैं तो उसके हेडिंग्स को नोट्स बनाते थे ब्रेल में। अब उसमें क्या था कि मैं उसमें और प्रयोग करता था। तो वो कैसे करता था, मुझ में जो हमारे संस्कृत व्याकरण में सूत्र शैली में हम लोग काम करते हैं, सूत्रों में ही ग्रंथ होते हैं, तो वो मेरे मन में वो भाव, मुझे लगता है कि तो हम कहते हैं कि हम लोग जन्मांतर को मानते हैं भारतवर्ष में, हम लोगों का ऐसा है कि तो शायद वो संस्कार वर्ष पहले रहा होगा। तो जैसे मैंने राष्ट्रपति की शक्ति का बनाया तो मैंने कहा उसको लिखा काव्य विन्या ऐसा करके बनाया, वो बहुत छोटा बन गया और वो मुझे ध्यान में, जैसे का से कार्यपालिका संबंधी शक्ति, व्य से व्यवस्थापिका संबंधी, वी से वित्तीय शक्ति और न्याय से न्यायिक शक्ति। तो काव्य विन्या कोई उल्टा पुल्टा शब्द भी नहीं लगता था, काव्य विन्यास ऐसा करके एक शब्द बन सकता है। तो उससे ऐसे भाव मन में आते थे, तो वो मतलब बड़ा काम करते थे। मुझे अभी भी ध्यान आता है कि ये एक प्रकार की सूत्र शैली थी जिसका मैंने प्रयोग किया और मेरे मित्र लोग भी बहुत नोट्स इस तरह से बनाते थे। ब्रेल में हम लोगों के पास उस समय कागज 8वीं कक्षा तक तो कम ही मिलते थे, उसके बाद थोड़े कागज उपलब्ध होने लग गए थे और हम लोग कुछ कागज खरीदते भी थे। उसमें दिल्ली में AICB या मार्केट से भी खरीद के हम लोग कागज लाते थे और बाद में BRA उपलब्ध कराने लग गए। उस समय में तो सर जैसे कार्ड्स वगैरह होते थे, शादी के कार्ड्स हो गए या वैसे, बिल्कुल उनमें भी ये मुझे बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न चर्चा छेड़ी, मुझे बिल्कुल वही ध्यान आ रहा था कि जब हम तीसरी चौथी कक्षा तक थे तो तीसरी चौथी कक्षा तक तो हमको ब्रेल लिखने के लिए वो शादी के जो कार्ड थे उसको हम लोग इकट्ठे करते थे, तो उन्हीं में शब्द लिखते थे, अक्षर लिखते थे और टीचर्स को दिखाते थे। और इस प्रकार के जो कार्ड थे वो BRA को अलग अलग जगहों से मिल भी जाते थे। तो वो एक रोचक विषय बिल्कुल था जी। तो मतलब कुल मिलाकर काफी सारी समस्याएं उस समय में फिर भी जो है एक VI के साथ, विजुअली इम्पेयर्ड के साथ जो है होती भी थी, जिनका की निराकरण करते हुए आप लोग आगे बढ़े। तो उसके बाद सर आपका मतलब जॉब वगैरह का कैसे, किस तरीके से मिली, क्या क्या चैलेंजेस आए शुरू में? हाँ, इसमें मैं अभी मुझे ध्यान आता है ब्रेल का विषय लेकर, उसको मैं जरूर चर्चा करना चाहता हूँ। तो जॉब को लेकर आपने प्रश्न किया है, तो जब मैंने B.Ed कर लिया, BA के बाद मैंने उस समय सेंट स्टीफेंस कॉलेज में रहते हुए उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा प्रथम स्थान था BA में। वो मेरे लिए एक अद्भुत सफलता तो थी। तो उसके बाद मैंने जब B.Ed करने का निर्णय लिया तो मेरे मित्रों ने, बंधुओं ने कुछ ने ये सलाह जरूर दी कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको MA करके लेक्चरशिप के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए आगे कुछ करना चाहिए और ऐसा। परंतु मुझे ये ध्यान में था कि थोड़ा हम लोग सामान्य परिवारों से हैं और लेक्चरशिप के लिए बहुत मेहनत तो जो हम कर सकते हैं करेंगे, परंतु थोड़ा पहुंच का भी विषय, उतना पता नहीं क्या हो सकता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि हमको इस तरह की जॉब मिल जाए, कितनी कठिनाई है, चुनौतीपूर्ण तो था ही। तो मैंने ये ठीक तय कर लिया कि नहीं, मुझे B.Ed तो करना चाहिए, अपने जॉब को सुरक्षित करना, अपनी आजीविका को सुरक्षित करना ये जरूरी है। इसलिए मैंने ये समझा कि मैंने अपना जो निर्णय लिया था उसके हिसाब से मैंने B.Ed किया और B.Ed करने के बाद MA भी किया। MA करते करते मेरा स्कूल में नौकरी लग गई, परंतु एक रोचक बात यह रही जिसका मैं अभी कई जगहों पर उल्लेख करता हूँ, क्योंकि वो नौकरी, मेरा सिलेक्शन बहुत सरलता से हुआ और मुझे उस समय एक संस्कृत कविता में मुझे प्रथम पुरस्कार भी मिला था। अब मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों चीजों में मैंने संस्कृत कविता में प्रथम पुरस्कार को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि उस समय नौकरी तो मैंने ले ली पर नौकरी का वो महत्व मुझे पता नहीं था। पहले मेरी नौकरी लग गई, इतनी खुशी हो, क्योंकि वास्तव में तो मेरा मन तो था यही कि मैं अभी थोड़ा और अध्ययन करके और कॉलेज में जाऊं, जैसे मेरे मित्रों ने मुझे सलाह दी थी। किंतु वास्तविकता के ये थी कि जैसा कि मैंने जो चुना था कि मैं नौकरी करूं, तो मैंने नौकरी के लिए B.Ed करूंगा, तो B.Ed करने के बाद जो सफलता मुझे मिली थी नौकरी लेने की, उसकी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं हुई थी, तो क्योंकि वो एक थोड़ा मजबूरी का निर्णय भी था। परंतु धीरे धीरे जो मुझे अपने जीवन का जो परम संतोष जिससे हुआ, तो उसके 10 साल बाद जब मेरा 2004 में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में मेरा चयन हुआ पढ़ाने के लिए, तो उसमें मुझे मैं बहुत मतलब अपने जीवन से जो लोग बहुत संतुष्ट हो सकते हैं उनमें मैं भी हूँ। यानी मैं अपने आप को बहुत प्रसन्न और संतुष्ट अनुभव करता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में अभी विद्यार्थियों को खूब परिश्रम करना चाहिए, खूब इच्छा शक्ति रखनी चाहिए, महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए। परंतु मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे जीवन में मुझे जो मिलेगा उसको मैं प्राप्त करूंगा, वो सब बोनस है। तो जो मुझे मिल गया वो मुझे बहुत कुछ मिल गया, मैं कहीं भी मुझे असंतोष नहीं है। तो आगे कुछ मिलता है नहीं मिलता है वो मुझे बहुत चिंता नहीं है, परंतु अगर कुछ उपलब्धि
होती है तो उसका स्वागत है, परंतु जितना मुझे मिला उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। काफी हद तक मतलब आपको ज्यादातर चैलेंजेस नहीं आए उस समय में, लेकिन हाँ कि थोड़ा बहुत तो परिश्रम करना ही पड़ा। नहीं, चैलेंजेस तो बहुत थे। देखिए ऐसा है, चैलेंजेस तो यहाँ से शुरू हो गया कि मान लीजिए हमको बीए में एडमिशन लेना है, तो ये अपनी इसको कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि अपनी औकात के बाहर था कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैं हॉस्टल भी ले सकूं, संभव नहीं था, इतना हम लोगों के पास पैसा भी नहीं होता था। और 12वीं कक्षा तक तो ऐसा रहता था कि उसके बाद भी कि हम वर्ष में एक ही बार घर जा सकते थे उत्तराखंड जाना, क्योंकि परिवारों की वो क्षमता भी नहीं होती थी, कोई लाने ले जाने का बार बार संभव नहीं था। छुट्टियों में हम लोग यहीं दिल्ली में जो अपने घर परिवार के और जो संबंधी है उनके घरों में जाते थे और छुट्टी बिताने, परंतु अपने घर मेरे बड़े भाई साहब भी दिल्ली आ गए थे तो उनके वो वहाँ जाना होता था, परंतु माता पिता से मिलना तो साल में एक बार ही होता था। तो वहाँ से विषय शुरू होता है। उसके बाद जब 12वीं कक्षा छोड़नी थी, उसके बाद रहेंगे कहाँ, सब दूसरी समस्या ये। तो दूसरी समस्या उसका समाधान करने के लिए फिर वो कॉलेज हॉस्टल हमको सेवा कुटीर में, जो बहुत प्रसिद्ध है, अभी भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन जहाँ से दृष्टिबाधित बंधुओं ने किए, तो वो किंग्सवे कैंप में ऐसा सेवा कुटीर में, वहाँ पर भी मैं 5 वर्ष रहा। वहाँ मैंने अध्ययन किया और जॉब के लिए तो हम लोगों ने ऐसे कई संगठनों के साथ मिलकर संघर्ष भी उसके लिए किए। तो वो बिना संघर्ष के तो होता नहीं है, परंतु संघर्ष को इतना मतलब ऐसा कहना कि उसका कोई परिणाम नहीं होता, ऐसा नहीं है। संघर्ष करेंगे तो परिणाम भी आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि संघर्ष जो है सार्थक होना चाहिए, अनावश्यक नहीं। अनावश्यक शक्ति का दुरुपयोग करके संघर्ष नहीं होना चाहिए, परंतु संघर्ष अवश्य होना चाहिए अगर जहाँ पर संघर्ष की आवश्यकता है। जी, तो यहाँ पर भी सर मैं चाहूंगा कि हम आपसे लास्ट में एक कविता जो है सुनते चले। हाँ, पहले मैं एक विषय जरूर रखना चाहता हूँ। हाँ, ब्रेल के संबंध में। जी, जो हम पीछे बात कर रहे थे। ब्रेल की सामग्री जब मेरे पास उपलब्ध नहीं होती तो मुझे बड़ी समस्या होती है। हाँ। तो मैंने अपने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी नोट्स लिए, अभी भी मेरे पास वो नोट्स कुछ अपने पास है, कुछ मित्रों को दिए थे, उन्होंने खो दिए, तो कुछ उन्होंने लौटाए, जो मेरे पास अभी भी बीए और एमए के नोट्स मेरे पास है जी। और उन नोट्स का मैं अभी भी उपयोग करता हूँ। तो बल्कि जब मैं क्लास में अपनी स्लेट नहीं लाता था और तब हमारे टीचर हमसे पूछते भी थे कि आज तुम लिखने के लिए कुछ लाए नहीं, ऐसा। इसके अतिरिक्त भी अभी तक लगभग जब मैं स्टेज पर भी बैठता हूँ तो अपने साथ पहले स्लेट लेकर बैठता था, पूछता भी था कि ये ऐसा जब खटखट की आवाज आती है तो अच्छा तो नहीं लगता होगा। तो लोगों ने कहा नहीं अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसके बाद लगभग 4-5 वर्ष पहले जो ये कुछ उपकरण आए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन आए, जिसमें ऑर्बिट रीडर करके मेरे पास है। जी। तो उस ऑर्बिट रीडर का मैंने भरपूर प्रयोग किया है। और अभी भी मैं हर समय जहाँ भी रहता हूँ, अब वो ब्रेल स्लेट की जगह वो आ गया, तो ब्रेल से मैं स्टेज पर भी बैठता हूँ तो उसको लेकर बैठता हूँ, क्या हो रहा है, कौन कौन आए हैं, उस सबको नोट करता हूँ। और जिस भी बैठक में मैं रहता हूँ उसमें उसका प्रयोग करता हूँ, क्लास के लिए तो करता ही हूँ। इससे मुझे इतना लाभ हुआ इस उपकरण के आने से कि मैं जिन ग्रंथों को सोचता था कि इस जन्म में पढ़ना संभव नहीं है, वो ग्रंथ भी वो मुझे ब्रेल में पढ़ने को मिल रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य है। परंतु इस अपने सौभाग्य को बताने का उद्देश्य केवल अपने विषय में बताना नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि मैं अपने मित्रों, बंधुओं, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को जरूर बताना चाहता हूँ कि आप ब्रेल का खूब प्रयोग कीजिए। मान लीजिए आपको कुछ पढ़ना हो तो आप वो सुनकर नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई लंबा भाषण देना हो, मान लीजिए आपके किसी अच्छे पद पर नियुक्ति होती है जहाँ पर बहुत अच्छा विषय छेड़ा है सर। और मतलब कई लोग क्या है कि नहीं समझते हैं ब्रेल के महत्व को। भाई हर जगह तो हम चीजों को लेकर के अपने डिवाइसेस के साथ ही नहीं खेल सकते ना। हाँ, तो वो इसलिए ब्रेल मतलब अगर आपको कविता पढ़नी हो, आपको याद नहीं हो सकती, सारी कविताएं याद नहीं हो सकती ना, तो आपको लिख के अपने पास रखना पड़ेगा। उसमें आप लैपटॉप आपका कुछ क्या करेगा, वो बोलेगा क्या पीछे से, अगर वो बोलेगा तो ऑड लगेगा। तो इसलिए हमको ब्रेल का खूब प्रयोग करना। जैसे ये भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे कंप्यूटर के आने से क्या सामान्य व्यक्ति ने अपना पेन फेंक दिया क्या, तो जैसे सामान्य लोगों ने अपने पेन और कागज नहीं फेंके है, वैसे ही हमको ब्रेल का पूरा आदर करते हुए ब्रेल का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। जब मुझे गंभीर विषय का अध्ययन करना होता है तो मैं उसको ब्रेल में ही अपने सामने चाहता हूँ। सर एक क्वेश्चन और मैं इसी से रिलेटेड आपसे यही पूछना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं कि 12th तक या जब तक आप किसी स्कूल में रहते हैं जब तक ही ब्रेल काम आती है ना, या फिर कोई इंस्टीट्यूट्स जो इससे जुड़े हों उसमें तो चलो ट्रेनिंग में भी चलो आपने इतना ले लिया है या काम आई नहीं आई।
आपका क्या मानना है इस विषय में? मतलब आप ये बहुत गलत धारणा है। माने आप क्या करेंगे, अच्छा मान लीजिए आपके ब्रेल का उपयोग नहीं कर रहे, तो कक्षा में जाकर अपने अध्यापक आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप चुपचाप ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? अच्छा नहीं लगेगा। सबके पास पेंसिल कलम कुछ न कुछ है, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये तो बहुत बुरा लगता है, वैसे भी देखने में भी बुरा लगेगा और अनुभव कर वैसे भी बुरा इसलिए लगना चाहिए क्योंकि हमको हमारे अध्यापक क्या बोल रहे हैं उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमको नोट करना चाहिए जी। अब रिकॉर्डिंग आप मान लीजिए रिकॉर्डिंग नहीं, वो भी सर रिकॉर्डिंग भी छोड़िए, एक पल के लिए हम सब छोड़ते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक डिवाइस है, तो डिवाइस कितनी देर चलेगा भाई? अगर हमारे पास मोबाइल है, डेजी प्लेयर है, अगर इन केस उसकी बैटरी डाउन हो गई और आपको अर्जेंट किसी चीज की जरूरत है भाई, बिना आपका काम नहीं चलता है, तो आप क्या कर लोगे? अभी मैं जैसे 12th के बाद मैं घर पर हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ बिना ब्रेल के या बिना उसके? अगर मान लीजिए हम ये साक्षात्कार भी कर रहे हैं तो मुझे जो मुख्य बिंदु जो मुझे देखने हो अगर, तो मैं क्या कर सकता हूँ बिना ब्रेल के? नहीं है ना सर पॉसिबल चीजें। नहीं बिल्कुल नहीं। ब्रेल इतना अच्छा ऐसा साधन हमारे लिए विकसित किया गया है, वो एक बार हम उस पूरी ब्रेल का भी स्मरण कर सकते हैं जिसने ऐसी लिपि का निर्माण करके हमको मतलब ऐसा सामर्थ्य प्रदान की है जी। तो स्मरण शक्ति की अपनी सीमा है, उपकरणों की भी अपनी सीमा है। ठीक है, स्मरण शक्ति भी हमारी खूब अच्छी होनी चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। और आप टेक्नोलॉजी में भी दक्षता प्राप्त करें, कंप्यूटर भी खूब अच्छा सीखें, सब आपके लिए सब कुछ उपयोगी है। परंतु ब्रेल को अगर साथ में बना के रखेंगे तो उसकी बात ही कुछ और होगी, वो अपनी चीज अपनी ही है जी। हाँ, तो हर जगह हम नोट्स ले सकते हैं, हर काम अपना स्वयं ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूँ, ब्रेल उंगलियों के नीचे रहेगी तो हम जरूर आनंद के साथ अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर हम एक कविता आपसे जो है सुनते चलेंगे साथ साथ। ब्रेल का ही विषय छिड़ा है तो मैं वैसे आपकी इच्छा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर कोई ब्रेल पर ही कुछ आपने 2-4 लाइनें लिखी हो तो प्लीज सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को। अच्छा, ब्रेल में असल में मैंने ब्रेल को लेकर लुई ब्रेल को श्रद्धांजलि दी है। वो मैं पहले भी अपने यहाँ इधर आपके यहाँ NIPVD में जब कवि सम्मेलन हुआ था तो मैंने वो आपको वहाँ पर ये ब्रेल को लेकर अपनी कविताएं सुनाई थी। तो कुछ अगर आप ब्रेल का महत्व जो है बाद में या कुछ ऐसी कुछ चीजें बताना चाहें तो वो। हाँ, तो ऐसा उसके लिए मैं ब्रेल को जो मैंने श्रद्धांजलि दी है ना, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उससे ब्रेल का भी महत्व रेखांकित होगा जी जी जी। तो 6 बिंदुओं का खेल रच गए लुई ब्रेल, दृष्टि बाधितों में नव चेतना जगाई है। विद्या मंदिर प्रवेश लुई का प्रिय संदेश, तमोमय आँखियों में जो उमंग छाई है। ब्रेल की ये साधना तुम्हारी ही उपासना है, तुमसे ही ऐसी नव्य दिव्य दृष्टि पाई है। और ब्रेल बिंदुओं के स्पर्श से पाया जो नवोत्कर्ष, इस पुण्य पर्व की बधाई है बधाई है। तो ये जो 4 जनवरी जो आता है उसको लेकर ये विशेष था और उसमें जो मुख्य पंक्तियां हैं वो मैं आपके सामने और रखता हूँ। इसके कारण की लुई तेरे 6 बिंदु, जिनमें समाया सिंधु ज्ञान की तरंग नभ मंडल में छाई है। और स्वाभिमान भावना की सारस्वत साधना की दृष्टि बाधित जनों में अलख जगाई है। जो न कभी टूट सके, ये देखिए ये पंक्ति ध्यान देने योग्य है, जो न कभी टूट सके स्याही नहीं सूख सके, ऐसी लेखनी हमारे हाथों में थमाई है। और बेल बिंदुओं के स्पर्श से पाया जो नवोत्कर्ष, इस पुण्य पर्व की बधाई है बधाई है। तो ये लगभग इसके और 1-2 बंद है, तो मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है अपने बंधुओं को बताने के लिए ब्रेल के महत्व की दृष्टि से भी। अन्यथा एक पंक्ति और आगे सुना देता हूँ कि युगों से ये आपदा थी रूठ गई शारदा थी, युगों से ये आपदा थी रूठ गई शारदा थी, याचना की दीन वाणी मुख पर छाई थी। और सृष्टि का जो निर्माता सभी का भाग्य विधाता, उसकी कलम ने भी क्रूरता दिखाई थी। और विधि की कलम तोड़ शारदा की गति मोड़, मरुथल में नई भागीरथी बहाई है। और बेल बिंदुओं के स्पर्श से पाया जो नवोत्कर्ष, इस पुण्य पर्व की बधाई है बधाई है। बहुत अच्छी पोयम सर ने सुनाई यहाँ पर और बहुत अच्छी जानकारियां हमें अपने इस जीवन से संबंधित कुछ प्रेरणादायक बिंदुओं को चुनकर ऐसा मुझे लगता था कि सर हम सभी के साथ में यहाँ पर लाए थे। जाते जाते सर बहुत शॉर्ट में आप हमारे सभी VI श्रोताओं के लिए, दृष्टिबाधित श्रोताओं के लिए या जो कोई
कोई हमें डिजिटली भी लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, साइटेड पर्सन्स हो, सभी के लिए आप क्या कुछ संदेश जो है लास्ट में जो है देना चाहेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा मेरे लिए अंत में एक विषय रखा जी। तो मैं अपने ऐसे दृष्टिबाधित बंधु है, हम लोगों को जो अभाव पहले थे वो आपको नहीं है, तो उन अभावों से अपने प्रभाव को और अधिक बढ़ाते हुए जी। मैं अपनी नई पीढ़ी से ये अपेक्षा और आशा करता हूँ कि जो काम हम लोगों ने किए जी। अब अधिक साधनों के रहते हुए उनकी साधना कम नहीं होनी चाहिए। साधन समस्या ये होती है कि साधन आते हैं तो साधना कमजोर पड़ जाती है। जी, केवल एक मात्रा का अंतर है। हाँ, केवल एक मात्रा का अंतर है। तो आपकी साधना और प्रखर हो और जिन क्षेत्रों में हम कुछ नहीं कर सके और हमने जो कुछ भी किया, मैं नई पीढ़ी से ये आशा और अपेक्षा करता हूँ कि खूब परिश्रम करे, खूब तपस्या करे और हमसे भी हमको पीछे छोड़ दे। हमको आनंद आएगा कि हमारी नई पीढ़ी के लोग नई नई सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। जब कोई नया IAS बनता है तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है। हमारे संस्कृत में एक वाक्य है, बहुत जबरदस्त वाक्य है, वो मैं अपनी आगे की पीढ़ी को भी उसको लागू करता हूँ। सर्वतो जयमन्विच्छेद पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। सबसे व्यक्ति जीत की कामना करे, वो हर जगह जीत की कामना करे, किंतु वो ये कामना करे कि मैं अपने पुत्र से और अपने शिष्य से पराजित हो जाऊं, हार जाऊं। तो ऐसे ही मैं भी ये कामना करता हूं कि मेरी अगली पीढ़ी हम लोगों को अपने परिश्रम में, जो हम लोगों ने परिश्रम किया, जो हमने साधना की, उससे दुगनी तिगुनी साधना करके हम लोगों को पीछे छोड़ दें। और हम लोग सब लोग ये कामना और कल्पना करते हैं कि हम लोगों को हमारे परिश्रम, हमारी तपस्या के कारण स्मरण किया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि हम इतना परिश्रम करें कि हम लोगों का ध्यान पुरानी पीढ़ी में हम लोगों ने कुछ किया उसका लोगों को स्मरण भी न रहे और हमारी नई पीढ़ी जो खूब आगे बढ़े उसका लोग स्मरण करें। ऐसी योग्यता और ऐसी प्रतिभा से अपने जो बंधु लोग हैं, अपने आगे आने वाली पीढ़ी है, काम करे कि उनका ही स्मरण किया जाए। हम लोगों को लोग भूल भी जाएं तो हमको बहुत आनंद होगा कि हमारी नई पीढ़ी ने ऐसे नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। जी, बहुत अच्छा संदेश सर ने दिया, जिसमें से कि चुनकर आज मैं एक पॉइंट आप सभी के सम्मुख रखना चाहूंगा कि साधन के अभाव में साधना ना छोड़ें। चाहे साधन कितने भी आ जाएं दोस्तों, साधना अपनी वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। अब यहाँ पर हम अगर ब्रेल को ही ले लें तो लोग ब्रेल का उपयोग बहुत कम करते जा रहे हैं। खासकर लॉकडाउन के बाद तो ब्रेल को लोगों ने ना के बराबर ही कर दिया है सर। और अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ तो लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुला, हमारा NIPVD जब ओपन हुआ और स्कूल की कक्षाओं की शुरुआत हुई, तो ये देखने में आया कि बहुत से बच्चे जो है ब्रेल भूल गए। और 4th स्टेज या 4th 5th स्टैंडर्ड, आप सोच सकते हैं श्रोताओं कि क्या होता है 4th 5th स्टैंडर्ड। वहाँ के बच्चों को ही ब्रेल में जो है लिखने में बहुत समस्याएं आज तक भी आ रही हैं। वो उनसे उबर नहीं पाए हैं, आज तक भी वो समस्याएं आ रही हैं। तो ये बहुत गंभीर जो है विषय जो है हो जाता है। तो साधन कितने भी हों, साधना ना छोड़ें। इसी बात के साथ मैं गौरव आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा और सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आप हमारे इस आज के खास कार्यक्रम में आए और आपने अपने कीमती समय में से ये कुछ चंद पल हम सभी के लिए दिए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां आपने हमें दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दोस्तों, मुझे यानी आपके अपने दोस्त RJ गौरव को ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की आप सभी से अनुमति लेनी होगी। फिर मुलाकात होगी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के किसी और नए एपिसोड में, किसी और नई हस्ती के साथ, नए जज्बे के साथ और नए सवालों के साथ, नए कामों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आपके अपने दोस्त RJ गौरव को ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।